हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायो फॉर यू। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लॉइडी के बारे में कि प्लॉइडी क्या होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था क्रोमोसोमल एबरेशन के बारे में। तो अगर आप लोग क्रोमोसोमल एबरेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसका डिटेल देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग उसको वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि प्लॉइडी क्या होता है, ये होता क्यों है, इसके टाइप्स कितने हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दिस थिंग। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, दैट इज प्लॉइडी। तो आखिर ये प्लॉइडी होता क्या है? सिंपल भाषा में समझें तो क्रोमोसोम के नंबर में जो चेंजेस हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं प्लॉइडी। अगर सपोज अगर ह्यूमन की बात करें हम, तो हमारे में जो क्रोमोसोम का सेट है वो कितना है? 2n है। 2n बोले तो 23 पेयर्स हैं, और अगर पार्टिकुलरली काउंट करें तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट है। अगर इस 46 क्रोमोसोम में कोई एडिशनल क्रोमोसोम आ जाए या किसी क्रोमोसोम का डिलीशन हो जाए, तो इसके जो नंबर हैं, जो बेसिक सेट है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि एक क्रोमोसोम या तो डिलीट हो गया या किसी एक क्रोमोसोम का एडिशन हो गया। अगर सपोज किसी एक क्रोमोसोम का डिलीशन हो गया, यानी कि जो 46 क्रोमोसोम्स थे अब कितने हो गए? 45 हो गए। यानी कि इसके नंबर पे इफेक्ट पड़ा, इसके नंबर में रिडक्शन हो गया, कमी आ गई। या यूं कह ले कि अगर 46 क्रोमोसोम ऑलरेडी है, कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का सेल का क्रोमोसोम निकाल के देखो, फाइंड आउट करोगे तो आपको यही मिलेगा कि हाँ 46 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर कोई फर्दर एक क्रोमोसोम आया, उसका उसमें एडिशन हो गया, यानी कि अब वो क्या हो गया? 46 से 47 हो गया, देन ऑल दिस कम अंडर प्लॉइडी। यानी इसको हम क्या बोलेंगे कि ये प्लॉइडी शो कर रहा है, प्लॉइडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर इसको प्रॉपर लैंग्वेज में डिफाइन किया जाए तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? Any numerical changes in chromosome number just because of addition or deletion of one or more chromosome in or from the basic set of chromosomes present in an organism। यानी किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में जो क्रोमोसोम का बेसिक सेट है, उसमें एडिशन और डिलीशन की वजह से उसके क्रोमोसोम में के नंबर में, बेसिक सेट में जो चेंजेस आ जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्लॉइडी। तो आई थिंक कि प्लॉइडी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं कि बेसिकली ये प्लॉइडी कितने तरह का होता है। तो हम लोग इसको फर्दर डिवाइड किया गया है प्लॉइडी को, यूप्लॉइडी और एनयूप्लॉइडी, यानी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बोले तो यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। आज के इस लेक्चर में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे यूप्लॉइडी के बारे में कि यूप्लॉइडी होता क्या है, होता क्यों है, और फर्दर इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंड देयर आर सो मेनी ऑन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द यूप्लॉइडी। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि यूप्लॉइडी क्या होता है। यूप्लॉइडी की अगर बात करें तो यूप्लॉइडी का मतलब होता है कि जो क्रोमोसोम का सेट है, किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में जो क्रोमोसोम का एक पार्टिकुलर एक बेसिक सेट प्रेजेंट है, उस होल बेसिक सेट में जो चेंजेस आते हैं, चाहे वो एडिशन की वजह से हो या क्रोमोसोम के डिलीशन की वजह से हो, वो किसी भी वजह से हो, डजेंट मैटर। अगर वो चेंजेस हो रहा है, क्रोमोसोम के बेसिक सेट के नंबर में चेंजेस हो रहा है, देन दैट चेंजेस इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी। वो चेंज किस तरह का क्या कहलाएगा? यूप्लॉइडी कहलाएगा। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो चेंज हो रहा है, यानी कि किसी क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है या क्रोमोसोम का डिलीशन हो रहा है, वो किसी एक पार्टिकुलर सेट में नहीं हो रहा है। यानी कि अब कहे तो 23rd या 25th क्रोमोसोम में नहीं हो रहा है, वो होल जीनोम में हो रहा है। जो क्रोमोसोम का बेसिक सेट है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई क्रोमोसोम का सेट 2n प्रेजेंट है, तो किसी क्रोमोसोम के एडिशन या डिलीशन की वजह से 2n से वो 3n में होल सेट कन्वर्ट हो जा रहा है, उसको हम बोलते हैं यूप्लॉइडी। अगर यहाँ पे यूप्लॉइडी को प्रॉपरली डिफाइन किया जाए तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि यूप्लॉइडी represents the variation or change in the number of copies of the genome or complete set of chromosomes in the cell of an organism। यानी किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में जो क्रोमोसोम का या जीनोम का जो बेसिक सेट है, कंप्लीट सेट है, उसमें जो चेंजेस आएंगे, उस तरह के चेंजेस को हम क्या नाम देंगे? यूप्लॉइडी नाम देंगे। ओके,
आई थिंक ये आपका डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। अब बात करें कि ये जो कंप्लीट सेट क्या होता है, यानी कि क्रोमोसोम के नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी ऑर्गेनिज्म में। हो सकता है बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, लेकिन वो सिंगली प्रेजेंट है या डबल फॉर्म में प्रेजेंट है, ट्रिपल फॉर्म में प्रेजेंट है, इसी को हम सेट का नाम देते हैं। यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई क्रोमोसोम मान लो 10 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, लेकिन वो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम उसे बोलेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म के सेल में जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट है, जो क्रोमोसोम का बेसिक सेट है, वो एन है, यानी वो मोनोप्लॉइडी को रिप्रेजेंट करता है। एन का मतलब होता है मोनोप्लॉइडी, सिंगल, यानी कि वो मोनोप्लॉइडी को रिप्रेजेंट करता है। अगर बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग के सेल में जो क्रोमोसोम का सेट प्रेजेंट होता है, जो इसका क्रोमोसोम का बेसिक सेट होता है, वो 2n होता है, यानी ये डिप्लॉइडी को रिप्रेजेंट करता है। अगर जहाँ n हो उसे हम बोलेंगे मोनोप्लॉइडी, जहाँ 2n हो उसे हम डिप्लॉइडी बोलेंगे, 3n होता है ट्रिप्लॉइडी बोलेंगे, 4n होता है टेट्राप्लॉइडी बोलेंगे, और इसी तरह फर्दर हम इसको कैटेगराइज करते जाएंगे। ओके, तो अगर ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम्स का बात करें तो इसका जो सेट होता है वो 2n होता है, यानी ये डिप्लॉइडी को रिप्रेजेंट करता है। ये जब भी प्रेजेंट होगा हमेशा डबल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यानी कि हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है। दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं, कहीं भी एक साथ प्रेजेंट होता है। तो अब ये जो दो क्रोमोसोम हमेशा प्रेजेंट है, अगर बात करें ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन ये 46 क्रोमोसोम्स पेयर में हमेशा प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम इसको 23 पेयर्स में डिवाइड करते हैं कि हाँ ये जो क्रोमोसोम्स है 23 पेयर्स में प्रेजेंट है। अब बात करें कि जो चेंजेस आए क्रोमोसोम्स के एडिशन की वजह से या डिलीशन की वजह से, ये जो 2n प्रेजेंट है, 23 पेयर्स की बात कर रहे हैं, यानी होल क्रोमोसोम्स का जो सेट प्रेजेंट है उसमें अगर जो चेंजेस आते हैं, कंप्लीट सेट में जो चेंजेस आते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे यूप्लॉइडी। चलिए यूप्लॉइडी को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, माना कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्रोमोसोम्स 5 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। ओके, लेकिन ये जो 5 क्रोमोसोम्स हैं सिंगल 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 प्रेजेंट है, यानी कि कहें तो ये मोनोप्लॉइडी को शो कर रहा है। मोनोप्लॉइडी बोले तो n नंबर को शो कर रहा है, n को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ भी n रहेगा, अगर हमने कहीं क्रोमोसोम को n नंबर से रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गेनिज्म के सेल में जो क्रोमोसोम का बेसिक सेट है वो n फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि वो सिंगल सिंगल प्रेजेंट है। वहाँ पे जो क्रोमोसोम्स का प्रेजेंस है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वो सिंगल नंबर में प्रेजेंट है। ओके, ये समझ में आ गया, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोनोप्लॉइडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल दे आर शोइंग रिप्रेजेंटिंग मोनोप्लॉइडी। ओके, क्लियर? ओके, अब अगर बात करें ह्यूमन क्रोमोसोम्स की, कि ह्यूमन के सेल में क्रोमोसोम का कैसा सेट अरेंज होता है, तो ह्यूमन के सेल में क्रोमोसोम का जो बेसिक सेट का अरेंजमेंट होता है वो 2n फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी हमेशा जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ये 2n के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कभी कहीं भी आपको सिंगल क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेगा, जो भी जब भी प्रेजेंट होगा ये 2n के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसे नाम देते हैं डिप्लॉयड। क्योंकि जब n था तो हमने इसे क्या नाम दिया, इसे मोनोप्लॉइड बोले। लेकिन यहाँ पे जब दो क्रोमोसोम हमेशा एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो हम इसे बोलते हैं कि ये क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट हैं ये डिप्लॉयड फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी ये डिप्लॉयडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 46 है। पेयर वाइज ये कितने प्रेजेंट है, 23 पेयर प्रेजेंट है, यानी ये जहां भी प्रेजेंट है पेयर में प्रेजेंट है, दो क्रोमोसोम्स एक साथ प्रेजेंट है, यानी कि क्रोमोसोम्स की डबलिंग है। यहाँ पे जहां भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है 2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, हमेशा होमोलोगस दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ प्रेजेंट है, तो इसे हम 2n नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं वो सब 2n के फॉर्म में प्रेजेंट है। वो 2n नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो डिप्लॉयडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स हम इसे बोल सकते हैं, हम इसे बोलेंगे कि ये जो क्रोमोसोम्स का सेट है वो डिप्लॉयड है, यानी ये डिप्लॉयडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर।
तो अब चलिए हम जानते हैं कि चाहे यूप्लॉइडी है या एनयूप्लॉइडी है, आखिर ये होता क्यों है, इसके होने के पीछे का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्लॉइडी। आखिर प्लॉइडी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपने एक टर्म सुना होगा नन डिसजंक्शन, है ना। ये टर्म आई होप कि सबने सुना होगा। चलिए इस पे हम डिस्कस करते हैं कि ये नॉन डिसजंक्शन क्या होता है और इसकी वजह से प्लॉइडी कैसे क्रिएट होता है। ओके, सपोज ये कोई सेल है। ओके, इस सेल का फर्दर डिवीजन हो रहा है, इसमें माइटोसिस या मियोसिस हो रहा है। तो माइटोसिस या मियोसिस के दौरान जो सेल में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इनका प्रॉपर अरेंजमेंट होता है और प्रॉपर सेपरेशन होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। लेकिन किसी वजह से, किसी म्यूटेशन की वजह से या किसी अदर प्रॉब्लम की वजह से ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं इनका प्रॉपर या तो फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता है या ये किसी वजह से डैमेज हो जाते हैं। तो ये इस क्रोमोसोम का जो सेट है इसको अपने ऑपोजिट पोल की तरफ इसका पुलिंग नहीं हो पाता है, यानी कि जब स्पिंडल फाइबर है ही नहीं, डैमेज है, तो इस क्रोमोसोम को ये अपने तरफ खींच नहीं पाता है। जब ये क्रोमोसोम का सेट इधर जाता नहीं है, यानी ऑपोजिट पोल की तरफ इनका मूवमेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये फर्दर इससे अटैचमेंट कर लेते हैं। ओके, जब ये अटैचमेंट कर लेते हैं तो इसको भी अपने ऑपोजिट पोल पे खींच लाते हैं। ओके, यानी अब जो सेल का डिवीजन हुआ, फर्दर माइटोसिस या मियोसिस हुआ, मान लो कि यहाँ पे 2 सेल बना। अब ये जो 2 सेल बने हैं इसमें क्रोमोसोम का क्या अरेंजमेंट होगा, इस तरह का होगा, और इसमें 9 क्रोमोसोम। यहाँ पे जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 2 सेट लिया था, क्रोमोसोम का 2 पेयर लिया था आपके समझने के लिए कि आप ये समझ लो कि नन डिसजंक्शन का क्या मतलब होता है। मान लिया कि हमने कोई सेल लिया, उस सेल में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो जब उस सेल का डिवीजन हो रहा है, फर्दर माइटोसिस मियोसिस हो रहा है, तो माइटोसिस या मियोसिस के ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम्स का सेट है उसको ऑपोजिट पोल की तरफ पुलिंग करते हैं, उसको खींचते हैं अपने ऑपोजिट पोल की तरफ। ओके, लेकिन जब स्पिंडल फाइबर में ही, उसके माइक्रोट्यूबुलिन में ही कोई डैमेज हो जाएगा, ये प्रॉपर तरीके से इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता है या इसका अटैचमेंट नहीं हुआ रहता है, इस वजह से क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का सेट प्रेजेंट है इसके ऑपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट नहीं हो पाता है। जब ये इधर मूवमेंट नहीं कर पाता है, मूव नहीं कर पाता है अपने ऑपोजिट पोल की तरफ, तो जो अदर माइक्रोट्यूबुल अदर स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट है वो जाके उससे अटैचमेंट कर लेते हैं, वहाँ पे अटैच हो जाते हैं और उसको फर्दर अपने तरफ, अपने ऑपोजिट पोल की तरफ उसको मूव कर लेते हैं। ओके, जब ऐसा होता है देन आफ्टर, जब सेल डिवीजन के बाद 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे हम क्या पाते हैं, हमें मिलता है कि एक सेल में दोनों पेयर्स प्रेजेंट हैं, यानी कि पेयर 1 पेयर 2, यानी क्रोमोसोम के दोनों पेयर प्रेजेंट हैं, लेकिन दूसरे में क्या है कि कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं। यानी एक तरफ देखें तो क्रोमोसोम के सेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरी तरफ देखें तो वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यानी कि एक तरफ एडिशन हो रहा है, दूसरी तरफ डिलीशन हो रहा है। यही कंसेप्ट होता है नॉन डिसजंक्शन का, और इसी नॉन डिसजंक्शन की वजह से प्लॉइडी क्रिएट होता है, यानी कि क्रोमोसोम का जो बेसिक सेट है उसमें या तो इंक्रीमेंट हो जा रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, या क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी डिलीशन हो रहा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है नॉन डिसजंक्शन का, और नॉन डिसजंक्शन की वजह से ही ये प्लॉइडी का जो कंडीशन है वो डेवलप होता है, क्रिएट होता है। आई थिंक नॉन डिसजंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि यूप्लॉइडी को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। यूप्लॉइडी को फर्दर डिवाइड किया गया है डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में। डिप्लॉइडी किसे बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ह्यूमन सेल का जो हमने एग्जांपल दिया था वो डिप्लॉइडी को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसमें जो क्रोमोसोम का सेट प्रेजेंट होता है वो 2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी 2 बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। यानी जब डिप्लॉइडी का कंडीशन होगा वहाँ हमेशा 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ पेयर फॉर्म में मिलेंगे। ओके, पॉलीप्लॉइडी के केस में क्या होता है कि
पॉलीप्लॉइडी अगर देखें तो उसमें मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी 2n के बदले 3n हो, 4n हो, 5n हो, 6n हो, एंड देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ n। ओके, यानी 2 से ज़्यादा n प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। अब इसमें भी पॉलीप्लॉइडी को हम फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किए हुए हैं, एक तो ऑटोपॉलीप्लॉइडी और दूसरा है एलोपॉलीप्लॉइडी। अब यहाँ पे एक चीज़ कि जो डिप्लॉइडी होता है ये ह्यूमन बीइंग में, एनिमल के केस में कॉमन होता है, लेकिन जो पॉलीप्लॉइडी होता है ये स्पेशली प्लांट्स के केस में, जो एंजियोस्पर्म हायर प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसमें ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। आई थिंक कि डिप्लॉइडी का कंसेप्ट आपका क्लियर है। अब डिस्कस करते हैं पॉलीप्लॉइडी के बारे में। 1 बाय 1 हम जानेंगे कि ऑटोपॉलीप्लॉइडी क्या होता है और एलोपॉलीप्लॉइडी क्या होता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑटोपॉलीप्लॉइडी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइडी से कि ऑटोपॉलीप्लॉइडी क्या होता है। जैसा कि हमने जाना कि यूप्लॉइडी है, उसको हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है, डिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। तो डिप्लॉइडी मीन्स कि जो स्पीसीज 2n को रिप्रेजेंट करता है, यानी किसी सेल के में क्रोमोसोम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पैटर्न है, वो 2n के पैटर्न में हो, 2n फॉर्म में हो, तो उसे हम डिप्लॉइडी बोलते हैं। लेकिन पॉलीप्लॉइडी का क्या मतलब है? पॉलीप्लॉइडी का मतलब हुआ कि किसी स्पीसीज में कोई सेल है, उस सेल में जो क्रोमोसोम का पैटर्न है, क्रोमोसोम का नंबर है, क्रोमोसोम का फॉर्म है, वो ऑलवेज मोर देन 2n में प्रेजेंट हो, यानी 2n फॉर्म में नहीं, 3n फॉर्म में, 4n फॉर्म में, यानी ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी एंड सो मेनी ऑन, इन सारे फॉर्म में अगर प्रेजेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। अब ये पॉलीप्लॉइडी भी 2 तरह का होता है, एक होता है ऑटोपॉलीप्लॉइडी एंड दूसरा होता है एलोपॉलीप्लॉइडी। जो ऑटोपॉलीप्लॉइडी होता है उसको हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं डिटेल में। तो चलिए इसको समझते हैं कि ऑटोपॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है। अगर इसको डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं, हमें ये मिलता है इसके डेफिनेशन में जाने पे कि जो प्लॉइडी यानी कि क्रोमोसोमल नंबर में जो चेंजेस मिलते हैं, वो चेंजेस किसी सेम स्पीसीज के जीनोम के फर्दर मल्टीप्लिकेशन की वजह से होता है, यानी कि कोई स्पीसीज है उसी के जीनोम में आगे मल्टीप्लिकेशन होता है और उस मल्टीप्लिकेशन की वजह से उसके क्रोमोसोमल पैटर्न में, उसके क्रोमोसोमल नंबर में, बेसिक सेट में जो चेंजेज आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। अगर इसको लिटरेचर के फॉर्म में देखा जाए, यानी कि इसका डिफिनेशन देखा जाए, तो हमें इसका क्या डिफिनेशन मिलता है? द यूप्लॉइडी डेवलप्ड फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जीनोम ऑफ सेम स्पीसीज, यानी बोले तो स्पीसीज क्या है? सेम है, यानी सेम स्पीसीज के जीनोम में जो फर्दर मल्टीप्लिकेशन होता है और इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो क्रोमोसोम का बेसिक सेट है उसमें जो चेंजेज आते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइडी। ओके, अब each individual set of chromosome is identical to the parent species, यानी कि जो चेंज होने के बाद क्रोमोसोम का सेट जो बना है, यानी जो उसका बेसिक सेट है, उसमें जो चेंजेस आए हैं, जो क्रोमोसोम का एडिशन हुआ है, जो जीनोम का एडिशन हुआ है, वो किसके रिजेम्बलेंस में होगा? वो किससे समानता शो कर रहा है, किससे अपनी सिमिलरिटी शो कर रहा है? पेरेंट स्पीसीज के सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसी से वो सिमिलरिटी रिप्रेजेंट करेगा, सिमिलरिटी को शो करेगा। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आई थिंक जब आप एग्जांपल देखोगे तो आपको ऑटोपॉलीप्लॉइडी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल हमने 2 गैमेट लिया है, एक गैमेट लिया है मेल गैमेट, दूसरा है फीमेल गैमेट। दोनों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 10 है, यानी जो मेल गैमेट है उसमें कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है? उसमें 10 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। जो फीमेल गैमेट है इसमें भी 10 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, यानी ये n नंबर ऑफ बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, फर्दर जब इन दोनों गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद हमें जो जाइगोट मिलता है वो कितने क्रोमोसोम का मिलता है? यानी कि उसमें 20 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये 2n को रिप्रेजेंट करता है। यानी अब इससे जो इंडिविजुअल डेवलप हुआ उसके सेल में जो क्रोमोसोम का पैटर्न होगा, क्रोमोसोम का बेसिक सेट प्रेजेंट होगा, वो 2n फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ओके, फर्दर
इससे हमने गैमेट का डेवलपमेंट किया, इससे हमने गैमेट बनाया। गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा? जब इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस यानी कि इस इंडिविजुअल के सेल का हमने मियोसिस कराया, मियोसिस के फलस्वरूप जो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, उस गैमेट के फॉर्मेशन में 10 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ओके, यानी यहाँ पे अब इसका फर्दर डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा। ये मियोसिस के बाद जो गैमेट है ये सेल डिवीजन के लिए तैयार है, रेडी है। इसमें एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम्स का, सेग्रीगेशन एंड सेपरेशन होता है। ये जो क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है वो स्पिंडल फाइबर के हेल्प से होता है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन, यानी सपोज अगर ये स्पिंडल फाइबर है, इसमें फर्दर कोई ब्रेकेज आ गया, कोई डैमेज हो गया, या ये प्रॉपर तरीके से इसका फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर क्या करता है, क्रोमोसोम को अपने ऑपोजिट पोल की तरफ पुश करता है, खींचने का काम करता है। लेकिन जब इसका फर्दर फॉर्मेशन ही नहीं होगा, फर्दर डेवलपमेंट ही नहीं होगा, तो ये अपने तरफ खींचेगा कैसे? यानी कि ये अनेबल है इसको अपने ऑपोजिट पोल की तरफ पुश करने में। ओके, इस ड्यूरेशन क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा स्पिंडल फाइबर है वो जाके इससे जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है उससे अटैच हो जाएगा, यानी अब वो क्रोमोसोम ऑपोजिट डायरेक्शन में ना जाके सेम डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यानी जब सेल का फर्दर डिवीजन होगा, इससे जब दो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, तो हमने क्या देखा कि एक जो गैमेट बना उसमें 10 + 10 20 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, लेकिन जो दूसरा गैमेट बना उसमें क्या हुआ, उसमें कोई क्रोमोसोम का प्रेजेंस नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ डैमेज इन स्पिंडल फाइबर। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल नॉन डिसजंक्शन, यानी कि नॉन डिसजंक्शन एक इवेंट है जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर अनेबल हो जाता है, उसमें डैमेज हो जाता है, डैमेज कॉज हो जाता है, या उसका फर्दर फॉर्मेशन नहीं होता है। उस वजह से जो रिमेनिंग क्रोमोसोम होता है वो अपने ऑपोजिट पोल की तरफ ना आके दूसरे पोल की तरफ दूसरे स्पिंडल फाइबर के जरिए मूव ऑन कर जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जो सेल का डिवीजन होता है, तो एक सेल में क्रोमोसोम्स मोर नंबर में प्रेजेंट हो जाते हैं, जबकि दूसरे सेल में दूसरा जो सेल बना होता है उसमें या तो क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं होते, या प्रेजेंट होते हैं तो लेस नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब इस सेल का फर्दर डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, तो सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में क्या होना चाहिए, यहाँ से सेल डिवीजन हुआ, यानी कि इस 10 क्रोमोसोम को इस पोल की तरफ मूव करना चाहिए, इस 10 क्रोमोसोम को इस पोल की तरफ मूव करना चाहिए। ओके, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट है इसका या तो किसी रीजन से डैमेज हो गया है, या फर्दर इसका प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में ये जो 10 क्रोमोसोम है ये तो अनेबल है इधर जाने में, यानी कि इसका मूवमेंट इस पोल की तरफ नहीं हो सकता है। यानी जो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पिंडल फाइबर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, इससे फर्दर अपना अटैचमेंट शो करेंगे, इससे अटैच हो जाएंगे, और अटैच होने के बाद इसको अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी अपने तरफ, अपने सेंट्रल पोल, अपने ऑपोजिट पोल की तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेंगे, मूव ऑन कर लेंगे। यानी अब जो सेल डिवीजन हुआ, सेल का पार्टीशन हुआ, दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, तो एक सेल में क्या होगा, एक सेल में 10 + 10 क्रोमोसोम का दो सेट प्रेजेंट हुआ, 10 + 10, जबकि दूसरा सेल जो फॉर्मेट हुआ, जब दूसरा सेल का फॉर्मेशन हुआ उसमें क्या पाया गया, यानी उसमें कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। हमने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए 10 क्रोमोसोम्स लिया है। ओके, तो हमने एक में दिखाया कि दोनों सेट का मूवमेंट हो जाता है एक सेल में, दूसरे में किसी क्रोमोसोम का मूवमेंट नहीं होता है। फर्दर अब जो ये 10 + 10 क्रोमोसोमल गैमेट है, तो ये तो 2n फॉर्म में है, एक सिंगल गैमेट तो फर्टिलाइज हो नहीं सकता है, तो हमें इसका फर्टिलाइजेशन कराने के लिए एक नॉर्मल गैमेट लेना होगा। तो जो नॉर्मल गैमेट होता है वो ऑलवेज n फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसमें जो क्रोमोसोम का बेसिक सेट होता है वो कैसा होता है, n फॉर्म में होता है। यानी कि सपोज हमने एक क्रोमोसोमल गैमेट लिया जिसमें कितने क्रोमोसोम है, 10 क्रोमोसोमल गैमेट हमने लिया है, यानी कि हमने यहाँ पे इस गैमेट को, जिसमें 10 + 10 क्रोमोसोमल अरेंजमेंट है, इस तरह के गैमेट को लिया
और एक नॉर्मल गैमेट लिया जो ऑलरेडी 10 क्रोमोसोमल गैमेट है, यानी कि उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का बेसिक सेट प्रेजेंट है। जब हमने इसका फर्दर फर्टिलाइजेशन कराया, इस फर्टिलाइजेशन के बाद जो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हुआ, जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उसमें कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है? उसमें 30 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। यानी अगर देखा जाए तो जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है उनका बेसिक सेट क्या है? उनका बेसिक सेट यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है? 3n, 2n प्लस n। जनरली क्या होता है? जनरली होता है n प्लस n मिलके जो जाइगोट बनता है ये होता है 2n फॉर्म में, यानी कि ये मेल गैमेट हुआ, सपोज ये फीमेल गैमेट हुआ, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, देन जो जाइगोट बना वो 2n फॉर्म में बनता है। यानी इसमें जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, इस जाइगोट में क्रोमोसोम का जो बेसिक सेट है वो 2n फॉर्म में प्रेजेंट है। सेम उसी तरह से जब हम यहाँ पे 2n और n के बीच फर्टिलाइजेशन कराया, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उस जाइगोट में क्रोमोसोमल अरेंजमेंट कैसा था? 3n नंबर में अरेंज था, 3n फॉर्म में प्रेजेंट था। यानी इस कंडीशन को, ये जो जाइगोट है ये किस तरह का प्लॉइडी रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ट्रिप्लॉइडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम बोले तो इसको बोल सकते हैं कि दिस इज द ट्रिप्लॉइड जाइगोट। ओके, यानी कि इससे अब जो इंडिविजुअल डेवलप होगा उस वो फर्दर कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड होगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ऑटोपॉलीप्लॉइडी। इसी तरह जब आप टेट्राप्लॉइड में जाओगे तो यहाँ पे 3n के बदले क्या फॉर्म होगा? 4n होगा। पेंटा में जाओगे 5 होगा। लेकिन जो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये ऑटोपॉलीप्लॉइडी बोला गया है। ये जो एग्जाम्पल है ऑटोपॉलीप्लॉइडी को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पे देखिए इस जाइगोट में 20 जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उसी का तो यहाँ पे सेग्रीगेशन हुआ है। सेग्रीगेशन के बाद यहाँ पे सेग्रीगेशन हो रहा है, लेकिन स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अनेबल हो जाता है। जब अनेबल हो जाता है तो सेम क्रोमोसोम ही तो है, एक ही स्पीसीज के तो जीनोम है ये। यानी कि अगर ये इसका मूवमेंट इस सेल में हो रहा है, यानी इससे जो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें किसी बाहरी स्पीसीज का क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रहा है ना, इसी सेल के क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। यानी कि सेम स्पीसीज के ही क्रोमोसोम का फर्दर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है या फर्दर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है ऑटोपॉलीप्लॉइडी। यानी जो यहाँ पे ट्रिप्लॉइडी का कंडीशन डेवलप हुआ है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द multiplication in the chromosome of same species. Okay, that's all about the autopolyploidy. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं जो यूपॉलीप्लॉइडी है उसका जो पॉलीप्लॉइडी पार्ट है उसका सेकेंड सब पार्ट यानी एलोपॉलीप्लॉइडी। एलोपॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि अगर वैसा यूप्लॉइडी का कंडीशन डेवलप हुआ जिसमें दो डिफरेंट स्पीसीज के क्रोमोसोम्स का फर्दर हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद जो क्रोमोसोम के बेसिक सेट में चेंजेस आते हैं उसको हम नाम देते हैं एलोपॉलीप्लॉइडी। अगर एलोपॉलीप्लॉइडी को डिफाइन किया जाए तो इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द यूप्लॉइडी डेवलप्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ 2 or more chromosomes of distinct species with a subsequent doubling of chromosomes, that is multiples of different genomes। इस डेफिनेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स लिए जा रहे हैं वो किससे लिए जा रहे हैं? जो डिफरेंट स्पीसीज है इससे लिए जा रहे हैं, और उसी का जो फर्दर डबलिंग किया जा रहा है, डबलिंग करने के बाद जो यूप्लॉइडी का कंडीशन डेवलप हो रहा है उसी को हम नाम देते हैं एलोपॉलीप्लॉइडी। This condition develops due to hybridization of two different plant species, है ना। क्योंकि ये जो पॉलीप्लॉइडी का कंडीशन है ये मेनली किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। प्लांट में भी हायर प्लांट्स में पाया जाता है जो एंजियोस्पर्म वाले प्लांट होते हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी का कंडीशन पाया जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ स्पेशली प्लांट स्पीसीज को मेंशन किया है। यानी कि प्लांट स्पीसीज जो है, दो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज में दो अलग अलग हमने प्लांट लिया है और उसका फर्दर हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद जो उसके सेल के क्रोमोसोम के बेसिक सेट में चेंजेस डेवलप हुए हैं, प्लॉइडी का कंडीशन डेवलप हुआ है, उसको हमने क्या नाम दिया है? उसको हमने नाम दिया है एलोपॉलीप्लॉइडी। एलो का मतलब यहाँ पे है डिफरेंट। एलो मीन्स होता है डिफरेंट, जैसे ऑटो मीन्स होता है सेम, सिमिलर,
उसी तरह यहाँ पे एलो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि जो पॉलीप्लॉइडी का कंडीशन डेवलप हुआ है वो 2 डिफरेंट स्पीसीज के फर्दर हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू डेवलप हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट के फलस्वरूप डेवलप हुआ है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं एलो पॉलीप्लॉइडी। आई थिंक एलो पॉलीप्लॉइडी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको फर्दर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, आइए अब हम एलो पॉलीप्लॉइडी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एलो पॉलीप्लॉइडी का कंडीशन कैसे डेवलप होता है। ओके, तो इसके लिए हमने 2 डिफरेंट स्पीसीज का 2 डिफरेंट गैमेट लिया है, यानी कि हमने सपोज मान लो कि स्पीसीज ए का मेल गैमेट लिया है और स्पीसीज बी का फीमेल गैमेट लिया है। जो स्पीसीज ए का ये जो मेल गैमेट है, इसमें जो क्रोमोसोम्स है कितने प्रेजेंट है? 10 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, यानी ये जो बेसिक सेट रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमोसोम का, वो कौन सा कर रहा है? एन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। जो स्पीसीज बी का फीमेल गैमेट है, ओके, इसमें जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है वो कितने नंबर में प्रेजेंट है? 9 नंबर में प्रेजेंट है, और देखा जाए तो ये भी एन फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब स्पीसीज ए और स्पीसीज बी के मेल एंड फीमेल गैमेट का फर्दर फर्टिलाइजेशन कराया गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, इसमें 10 + 9 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हुए, यानी अब यहाँ जो क्रोमोसोम का बेसिक सेट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वो 2n के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, अब इस जाइगोट से फर्दर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हुआ, इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ, देन आफ्टर हमें इससे फर्दर गैमेट का फॉर्मेशन करना है। तो इससे फर्दर गैमेट का फॉर्मेशन करने के लिए इसको मियोसिस से गुजरना होगा, इस सेल को में मियोसिस डिवीजन कराना होगा। लेकिन मियोसिस डिवीजन के लिए जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होने चाहिए वो इवन नंबर में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो उसमें पेयरिंग होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये तो पेयर में प्रेजेंट नहीं है, यानी यहाँ पे फर्दर क्या कराना होगा? इसको एस फेज से गुजरना होगा। फर्दर मियोसिस का बाकी प्रोसेस यानी पेयरिंग, सेपरेशन, सेग्रीगेशन से पहले इनका रेप्लिकेशन कराना होगा। ओके, जब रेप्लिकेशन कराएंगे तो इनका डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाएगा, डुप्लीकेट कॉपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी अब यहाँ पे पेयरिंग होगी। पेयरिंग के बाद फर्दर सेपरेशन एंड सेग्रीगेशन होगा, देन आफ्टर सेल का डिवीजन होगा। ओके, यानी कि अब इस सेल में जब मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हो गया तो इस सेल से 2 गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, यानी दोनों गैमेट में जो क्रोमोसोम का सेट प्रेजेंट है, क्रोमोसोम का बेसिक सेट प्रेजेंट है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? 2n के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, यानी कि गैमेट 1 में भी 10 + 9 क्रोमोसोम्स है और गैमेट 2 में भी 10 + 9 क्रोमोसोम्स है, और दोनों ही 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, फर्दर हमने इस एक गैमेट को लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो ये मेल है और ये फीमेल है। ओके, फर्दर इन 2 गैमेट का हमने फर्टिलाइजेशन कराया। यहाँ पे हमने जो फीमेल गैमेट लिया है नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि गैमेट में हमेशा जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है किस सेट में प्रेजेंट होता है, उसका जो बेसिक सेट होता है क्या होता है? ऑलवेज n होता है। ओके, तो यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सॉरी ये जो गैमेट प्रेजेंट है वो अपने बेसिक सेट में प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम का जो बेसिक सेट है वो n है, और इसमें जो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं? वो 10 है। फर्दर जब हमने इन दोनों गैमेट का फर्टिलाइजेशन कराया, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट डेवलप हुआ, जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उसमें जो क्रोमोसोम का बेसिक सेट अरेंज है वो किस फॉर्म में अरेंज है? 3n के फॉर्म में अरेंज है। कैसे? तो 2n मेल गैमेट से और n सेट फीमेल गैमेट से। ओके, 2n मेल से और सिंगल n फीमेल से, उन्हीं का जब फर्दर कॉम्बिनेशन हुआ तो 3n बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम का डेवलपमेंट हुआ, यानी बोले तो 10 + 10 + 9 क्रोमोसोम इस जाइगोट में आए हुए हैं, उनका फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि ये जो जाइगोट है ये कितने क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने क्रोमोसोम्स को शो कर रहा है? तो 10 + 10 + 9 यानी टोटल 29 क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम बेसिक सेट के क्रोमोसोम के बेसिक सेट की बात करें तो 2n + n = 3n को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जाइगोट 3n को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3n को हम क्या बोलते हैं?
ट्रिप्लोइड का कंडीशन बोलते हैं, ट्रिप्लोइडी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रिप्लोइडी का कंडीशन डेवलप हुआ है वो किसमें हुआ है, 2 डिफरेंट स्पीसीज की वजह से डेवलप हुआ है, तो हमने इसका नाम क्या दिया है, एलोट्रिप्लोइडी। ओके, यानी कि इससे जो इंडिविजुअल डेवलप होगा वो किस तरह के प्लोइडी को रिप्रेजेंट करेगा, किस तरह के प्लोइडी को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो ट्रिप्लोइडी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अगर हम टेट्राप्लोइडी की बात करें, मीन्स की एलोटेट्राप्लोइडी की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, सपोज ये 2 गैमेट है, एक में है 10+9, दूसरे में भी है 10+9, यानी कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है 10+9 10+9, यहाँ पे 2n के फॉर्म में है, यहाँ पे 2n के फॉर्म में है। जब इनका फर्दर फर्टिलाइजेशन करा के जो जाइगोट का फॉर्मेशन कराया जाएगा, जो जाइगोट का फर्दर फॉर्मेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, यानी वो किस सेट को रिप्रेजेंट करेगा, 4n नंबर ऑफ बेसिक सेट, 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, यानी यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको कर रहा है, एलो टेट्रा पॉलीप्लोइडी। ओके, यानी कि यहाँ पे एलो टेट्रा पॉलीप्लोइडी का कंडीशन कैसे होगा कि सपोज एक गैमेट है वो 2n नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो है वो भी 2n नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और फर्दर उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके फर्स्ट ऑफ जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो 2n+2n यानी कि वो 4n यानी एलो टेट्रा पॉलीप्लोइडी को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज ऑल अबाउट शोइंग द कंडीशन ऑफ एलो पॉलीप्लोइडी। मेनली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रिप्लोइडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 डिफरेंट स्पीसीज लिया है, 2 डिफरेंट स्पीसीज का यूज करके इस ट्रिप्लोइडी कंडीशन को डेवलप किया है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है एलो पॉलीप्लोइडी। अगर ये दोनों ही गैमेट सेम स्पीसीज के होते और उसके बाद ये कंडीशन डेवलप हुआ रहता तो हम शायद इसका नाम देते ऑटो ट्राइप्लोइडी। ओके, आई थिंक अब ये समझ में आ गया होगा आपको, ऑटो पॉलीप्लोइडी एंड एलो पॉलीप्लोइडी के बीच का डिफरेंस भी पता चल गया होगा। एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी जाइगोट अगर वो ऑड नंबर में क्रोमोसोम के सेट को रिप्रेजेंट करता है तो वो स्टेराइल होता है, वो फर्दर डेवलप नहीं करता है, उसे फर्दर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एंड फर्दर किसी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट या जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। वो इसलिए कि सपोज यहाँ पे ये ट्रिप्लोइडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों तो आपस में पेयरिंग कर लेंगे, इसका क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, यानी कि इसका कोई पेयरिंग नहीं होगा। जब पेयरिंग नहीं होगा तो ये स्टेरिलिटी को शो करेगा, यानी इससे डेवलप हुआ इंडिविजुअल क्या होगा, स्टेराइल होगा। ये केस डेवलप हुआ था लाइगर के केस में, जो टाइगर प्लस लायन का फर्दर हाइब्रिडाइजेशन करा के उनका जो फर्दर फर्टिलाइजेशन करा के डेवलप कराया गया था, जो वो इसी ट्रिप्लोइडी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से वो स्टेराइल हो गया और उसका फर्दर कोई ऑफस्प्रिंग डेवलप नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आपका कंसेप्ट जो है प्लोइडी, यूप्लोइडी, डिप्लोइडी, पॉलीप्लोइडी के केस में क्लियर हुआ होगा। यानी कि अब आपको प्लोइडी क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, डिप्लोइड कंडीशन क्या होता है, पॉलीप्लोइड कंडीशन क्या होता है, उसमें भी अगर बात करें ऑटो पॉलीप्लोइडी, एलो पॉलीप्लोइडी की, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इफ़ पॉसिबल तो जितने स्टूडेंट्स को आप इसे शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, शेयर करने में कोई कोताही ना बरतें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।